सोशल मीडिया बैन के खिलाफ नेपाल में युवाओं के आंदोलन ने देश का माहौल महज 4 दिन में ही बदल दिया। युवाओं के इस आंदोलन को दुनिया ने जेन ज़ी आंदोलन का नाम दिया। शुक्रवार यानी कि कल रात करीब 9:30 बजे सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब हुआ कैसे? कई बड़े नामों को पीछे छोड़कर सुशीला कार्की ही क्यों प्रधानमंत्री बनी? कौन कौन से नेता रेस से बाहर हुए हैं और क्यों? और सबसे बड़ी बात, अब उनके सामने क्या चुनौतियां हैं? नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ सामिया खान। सुशीला कार्की का जन्म 1952 में नेपाल के एक छोटे से गांव शंकरपुर में हुआ। उनका परिवार किसान था, आम और साधारण। घर में 7 भाई बहन थे, लेकिन सुशीला बचपन से ही पढ़ाई में तेज थी। पढ़ाई के लिए उन्होंने भारत का रुख किया और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी करी। सोचिए, किसान परिवार की बेटी विदेश जाकर कानून पढ़ती है और बाद में इतिहास रचती है। सुशीला कार्की का जीवन आसान नहीं था। पढ़ाई के बाद उन्होंने वकालत शुरू की, लेकिन 1990 में जब नेपाल में जन आंदोलन हुआ तो वो सड़क पर उतरी। इस आंदोलन में लोकतंत्र की मांग हो रही थी। सुशीला कार्की इतनी सक्रिय थी कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। यानी वो सिर्फ किताबों की वकील नहीं थी, बल्कि सच्ची लड़ाकू भी थी। 1990 के बाद उनकी पहचान और मजबूत हुई। वो नेपाल बार एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिवक्ता बनी। 2009 में उन्हें नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की जज नियुक्त किया गया। 2016 में वो बनी नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अभी भी दक्षिण एशिया में महिलाओं को ऐसे पदों तक पहुंचने में कई रुकावटें आती हैं। मुख्य न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्त रुख अपनाया और कई बड़े फैसले लिए। 2017 में जब उनकी उम्र 65 ईयर्स हुई तो उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। इसके बाद उन्होंने 2 किताबें लिखी। एक लिखी थी आत्मकथा न्याय नाम से और एक उपन्यास कैरा। अब आते हैं 2025 पर। नेपाल की राजनीति इस समय हिली हुई है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के आरोप लगे और युवा पीढ़ी, खासकर जनरेशन जेड वाले, सड़क पर उतर आए। ये विरोध इतना बड़ा था कि सरकार को गिरना पड़ा, ओली को इस्तीफा देना पड़ा और संसद भंग हो गई। अब इस सबके बाद सबके मन में सवाल आया कि कौन हो सकता है नेपाल का अगला प्रधानमंत्री। इसके लिए कई नाम सामने आए, जैसे केपी शर्मा ओली ही, लेकिन वो पहले ही भ्रष्टाचार में घिर चुके थे। बालेंद्र शाह, जो काठमांडू के मेयर हैं, लेकिन संवैधानिक पात्रता पूरी नहीं है उनकी। फिर है कुलमान घिसिंग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रमुख हैं, लेकिन राजनीतिक अनुभव नहीं है। और आखिर में सबकी नजर टिकी सुशीला कार्की पर, क्योंकि वो ईमानदार थी, साफ छवि वाली थी और भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई सबको याद थी। जनता की ये आवाज इतनी जोरदार थी कि नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया। 12 सितंबर 2025 को उन्होंने शपथ ली और इतिहास बन गया। प्रधानमंत्री बनना आसान था, लेकिन अब असली लड़ाई शुरू हुई है। संसद भंग हो चुकी है, उन्हें चुनाव कराना और देश को स्थिर करना होगा। युवाओं ने उन्हें भ्रष्टाचार पर कार्रवाई करने के लिए चुना है, तो अब उनसे यही उम्मीद है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करें। और नेपाल की अर्थव्यवस्था कमजोर है, रोजगार के आसार सीमित हैं, उन्हें इसे मजबूत करना होगा। तो भारत नेपाल के रिश्ते हमेशा खास रहे हैं। भारत भी देख रहा है कि नेपाल में युवाओं ने भ्रष्टाचार को चुनौती दी है। अगर सुशीला कार्की सचमुच पारदर्शिता लाती हैं, तो भारत नेपाल संबंधों पर नई ऊर्जा आ सकती है। दोनों देशों की सीमाएं खुली हैं, व्यापार और लोगों का आना जाना बहुत है। ऐसे में उनकी नीतियां भारत को भी प्रभावित करेंगी। खैर, इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए और ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।